गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में अवगत कराऊंगा। पिछले 2-3 वीडियो में भी मैंने आपके भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में अवगत कराया। भारत के संविधान की विशेषताओं में आज मैं बताऊंगा अगली जो विशेषता है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है। जिस प्रकार इंग्लैंड के संविधान में संसद सर्वोपरि है, अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका सर्वोपरि है, लेकिन भारत के संविधान में न तो संसद संप्रभु है और न ही न्यायपालिका सर्वोपरि है। इसके लिए भारत के संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों के बीच समन्वय कायम किया है। इसका तात्पर्य होता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो, और अगर संसद ऐसा कोई कार्य करती है जो संविधान के प्रतिकूल हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किया गया है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की तरह सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि भारत की संसद को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। इसलिए न तो भारत में संसद संप्रभु है और न ही न्यायपालिका सर्वोपरि है, बल्कि दोनों में समन्वय किया गया है कि संसद और न्यायपालिका में कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय बना रहे। इसलिए संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय भारत के संविधान में देखने को मिलता है। इसलिए यह भारत के संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका तात्पर्य है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। संसद द्वारा या कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष अदालत है जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का रक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। ये सारी बातें भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए रखी गई हैं। अर्थात न्यायपालिका के कार्यों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च और स्वतंत्र निकाय है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिनका उल्लेख संविधान के 3रे भाग के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 4(1) के अनुच्छेद 51 के रूप में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वैसे तो इसका विस्तार से मैं अगले टॉपिक में जब मूल अधिकार आएंगे उसमें बताऊंगा। पुनरअपि आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि यह अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए नितांत और अनिवार्य हैं। इसके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है और इसमें सरकार या राज्य द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत के संविधान की विशेषताओं में
मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जिस भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य होता है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है और लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अपनाने के लिए राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे अधिक से अधिक लोक कल्याण हो सके। इसलिए जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब ऐसी नीति बनाने के लिए राज्यों को निर्देश दिए जाएंगे जिससे अधिक से अधिक लोक कल्याण हो सके, अधिक से अधिक कल्याण हो सके। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट विशेषता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका तात्पर्य है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। यहाँ किसी भी धर्म के साथ किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने और अपनाने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका तात्पर्य होता है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसको मतदान का अधिकार होगा, जो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत में एकल संविधान, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारा जन्म भारत देश के किसी भी प्रांत में हुआ हो या हम संपूर्ण भारत देश के नागरिक कहलाते हैं। यहाँ भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जबकि कई देशों में केंद्र की नागरिकता अलग होती है, राज्यों की नागरिकता अलग होती है, लेकिन भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हम संपूर्ण भारत के नागरिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। भारत देश के संविधान में विभिन्न स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की गई है, जिनमें प्रमुख रूप से है निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। और ये जो स्वतंत्र निकाय हैं, इंडिपेंडेंट सेल्फ बॉडीज हैं, इनको भी भारत के संविधान में उचित स्थान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत में लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्यों के बीच वित्त से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करता है। इसलिए भारत के संविधान में विभिन्न स्वतंत्र निकायों को भी उचित स्थान प्रदान किया गया है, जो भारत के संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। यह भी भारत के संविधान की विशेषताओं में गिना जाता है। आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में आपको बताऊं
भारत के संविधान के 20वें भाग में भारत में आपातकालीन संबंधों का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 जो युद्ध, भारी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या असफलता तथा केंद्र के निर्देशों की अनुपालना करने में असफल होने पर लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो ऐसी स्थिति में भारत देश में अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि अभी तक भारत देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति ठीक रही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, अर्थात भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए आपातकाल की आवश्यकता अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय सरकार। इसका तात्पर्य होता है कि वर्ष 1992 से पहले भारत में 2 स्तरीय सरकार थी, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। लेकिन वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। संविधान के एक नए भाग 90 में एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया, अर्थात भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके 3 रूप होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी प्रकार शहरी निकायों के लिए 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नया भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसके भी 3 रूप हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। कहने का तात्पर्य है कि भारत के संविधान में 1992 के बाद त्रिस्तरीय सरकार पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों के लिए बनाई गई है और इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात और अवगत कराऊं कि भारत के संविधान में पहले 10 अनुसूचियां थी और उसके बाद जो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है वह भी त्रिस्तरीय सरकार से संबंधित है। इस प्रकार भारत के संविधान में अब 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट विशेषता है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था भी भारत के संविधान में की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि चूँकि भारत देश का बहुत बड़ा तबका अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों का है, इसलिए इन वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत भारत के संविधान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 335 में इन वर्गों के लोगों के लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार मंडल आयोग के द्वारा
पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसलिए भारत के संविधान की विशेषता यह भी है कि इन वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है सामाजिक समानता की स्थापना। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था भी भारत के संविधान में की गई है। इसके बारे में जब मैं मूल अधिकार बढ़ाऊँगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह समानता की बात की गई है और इनका वर्णन मूल अधिकारों में भी किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। जैसा मैंने भी आपको बताया कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श को अपनाया गया है। राज्य या सरकार ऐसा कार्य करेगी जिससे अधिक से अधिक लोक कल्याण हो सके, अधिक से अधिक जनहित के कार्य कराए जा सके। इस राज्य की स्थापना के आदर्श को अपनाया गया है, जो कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थक वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत देश या भारत का संविधान विश्व शांति का समर्थक है। हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात की गई है, किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रतिबंधित किया गया है। विश्व शांति का समर्थक रहा है भारत देश, जो कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है। और अंतिम विशेषता है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। हमारी राष्ट्रभाषा भी एक होगी। हालांकि भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा को तो हिंदी को ही स्वीकार किया गया है। हालांकि लोगों की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को भी स्थान दिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था भी भारत के संविधान में की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी भारत के संविधान की संपूर्ण विशेषताएं जो मैंने पिछले 3-4 वीडियो में आपको बताई है। इन विशेषताओं के बारे में आपको कोई शंका या कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे से व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला टॉपिक कल से।